पार्टिसिपेशन भी अच्छी है और राइट नाउ वो सही ट्रैक पे चल रही है। आरुषि की बात करता हूँ, आरुषि की पार्टिसिपेशन कम है बट काम कर रही है, बट उससे ज्यादा काम कर सकती है वो। अंबर की बात करूंगा, पार्टिसिपेशन फुल है, ठीक है, काम भी बिल्कुल सही चल रहा है अंबर का। अगर मैं बात करता हूँ भूमि की, मेरे को पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है, ना ब्रिज की पार्टिसिपेशन है, ना दक्ष तनेजा की पार्टिसिपेशन है। दिव्यांशु की पार्टिसिपेशन कम है मेरी क्लास में, बट वो काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। जसपाहुल की पार्टिसिपेशन अच्छी है बट अभी उतनी एफर्ट भी पूरा है, बट अभी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। काशिका की पार्टिसिपेशन है बट बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है तुम्हें काशिका। केशव की बात करूंगा, पार्टिसिपेशन नहीं है बट उस दिन मैंने क्वेश्चन सुने थे तो क्वेश्चंस आते थे, विच मींस कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। प्रभु की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को कुछ नहीं पता है कि वेयर ही स्टैंडिंग राइट नाउ। रीवा की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है, जीरो पार्टिसिपेशन है। स्टार्टिंग में एफर्ट अच्छा था जब शुरू हुआ था रिवीजन बैच, बट अब जीरो हो चुका है एफर्ट फिर से। लवन्या की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, मैं क्लियर बोलूंगा। वंशिका तनीषा के भी काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, और ना यशिका नौहरिया की पार्टिसिपेशन है बिल्कुल भी, ताकि परफॉर्मेंस जज की जाए। तो मैंने सबकी क्लियर रिपोर्ट बता दी है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे नहीं कर रहा। अभी राइट नाउ जो मैं क्लासेस रिवीजन में देख रहा हूँ, मृगाक्षी, दिव्यांशु, अगर मैं बात करूं मृगाक्षी, दिव्यांशु और मैंने कुछ बच्चों के नाम भी लिखे थे, वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस भी लगा रहे हैं। अब रेस्ट देख लो उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, ये उन पर डिपेंड करता है। मैं बार बार एक ही चीज समझाऊं उसका कोई फायदा नहीं है। कईयों ने तो क्लासेस लगानी जरूरी नहीं समझनी, कई तो क्लास में ही आएंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या कईयों की तो 10th ही हो चुकी है, वो तो क्लास में आ ही नहीं रहे हैं, उनकी 10th ही कंप्लीट हो चुकी है। चलो, आई होप तुमने सबने लेक्चर 6 तक यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म कर लिया होगा, यस और नो? यस सर। यस तो सर। लेक्चर 6 में मैंने क्या कराया, आयोनिक बॉन्ड करवाया, क्या करवाया? और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और आयनिक बॉन्ड। हाँ, तो अब तुम्हारा टाइम है डाउट्स पूछने का, पार्टिसिपेट करने का, अपनी क्वेरीज लेने का, कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, वो तुम्हारा टाइम है ये। तो पूछो, हाथ खड़े कर लो, जो जो अपने डाउट्स लेना चाहता है, जो जो कुछ समझना चाहता है। सान्या जिंदल, मैं तुम्हें एक चीज जरूर कहूंगा, पहले तुम्हारा एफर्ट नहीं था बट अब तुम अच्छा एफर्ट कर रहे हो और इसको मेंटेन रखो। अब वो मेहनत दिख रही है और वो मेहनत और करोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे। एफर्ट अच्छा चल, उसे कंटिन्यू रखो, इससे हवा में मत आ जाना और काम करना मत छोड़ देना। सान्या जिंदल। ओके सर। हाँ हाँ जी, सबसे पहले अंबर बोलो, तुम्हें क्या समझना है? अंबर। सर आयनिक बॉन्ड में हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों चाहिए? आयोनिक बॉन्ड में हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए होता। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, जैसे कि MgCl2 हो गया, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है, अगर हम देखें ध्यान से, अंबर तो ध्यान से सुनियो, ये बनते हैं ऑपोजिटिवली चार्ज आयन के कॉम्बिनेशन से। तो NaCl कैसे बना है? जब Na प्लस और Cl माइनस जुड़ा है। अब Na प्लस और Cl माइनस ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब प्लस और माइनस ऑपोजिट चार्जेस के बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इनमें अट्रैक्शन होती है जो कि काफी ज्यादा होती है, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो जब तुम इसे गर्म करोगे, गर्म करने पे जब, मतलब इसकी मेल्टिंग फॉर्म का पता मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ NaCl? मेल्टिंग ऑफ NaCl का मतलब है कि वो Na प्लस और Cl माइनस में दोबारा से कन्वर्ट हो गया। तो अब मैंने क्या बोला कि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी तुम्हें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर तुम्हें इन दोनों को अलग करना है अंबर, क्योंकि इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये अलग अलग होंगे। और क्योंकि हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसी कारण की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी क्या होता है, हाई होता है। सर ऐसा सबके लिए है? ये सारे आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, और सर सारे आयनिक कंपाउंड्स। हाँ, नेचर आयनिक होती है? किसकी नेचर? इन्हीं की बॉन्ड्स की। ये जो NaCl MgCl2 ये लिखे हैं, यस। हाँ, इन सब में आयोनिक बॉन्ड है ना। देख, आयोनिक बॉन्ड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं?
उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। अगर नहीं, मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन हुए हैं तो मतलब वो बॉन्ड आयोनिक होगा। नेचर आयोनिक भी हो सकती है। नेचर आयनिक ही है, हो सकती क्या है ही आयनिक है। ये कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ये आयंस में टूट जाते हैं। ओके। और बोलो अंबर, मैं तुम्हारा ना वो पॉइंट समझ नहीं पा रहा हूँ जो तुम पूछना चाहते हो, थोड़ा क्लैरिफाई करोगे तो शायद मैं समझ पाऊँ। सर एक बार इसकी फॉर्मेशन बता दो NaCl की। NaCl की फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, अगर किसी और का डाउट भी है तो वो भी ध्यान से सुने। सर अब उसके ना स्टेप्स में थोड़ी कंफ्यूजन सी आती है, कोई किसमें कोई कहाँ ऐड कंफ्यूजन कर। नहीं है। NaCl में सबसे पहले तुमने मेटल को पकड़ना है, यानी सबसे पहले सोडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, सबसे पहले वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और कन्वर्ट होगा Na+ में। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। यानी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। अब फिर पकड़ो नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। अब Na+ और Cl- जुड़ेंगे और बन जाएगा NaCl। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, लिख दिया सिंबल। अब यस। उसके बैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल यानी लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कर दिया रिप्रेजेंट। यस। सिमिलरली हम क्लोरीन लिखेंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट्स के साथ। तो मैंने क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे बाहर लास्ट शेल में रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास Cl को दे रहे हैं, यानी Na के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस। अब उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो निकल गया, तो अब हमें कोई इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसमें माइनस आ गया और उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 थे, बट एक लेने की वजह से अब 8 हो चुके हैं। तो बस खत्म, NaCl की फॉर्मेशन हो गई है, बन गया NaCl। यही सर मेरी गलती थी कि मैं लास्ट में Cl में वो डॉट नहीं बनाता। हाँ, क्योंकि तू सोचता था कि Na में तो डॉट है नहीं, Na में डॉट इसलिए नहीं बनाई है बिकॉज एक ही था लास्ट शेल में और वो अब जा चुका है। अब Cl में तो 7 थे और उल्टा एक और आ गया है, तो देखो 8 डॉट्स बनानी पड़ेगी उसमें। तेरे पेपर में भी ऐसे रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल, पूरे नंबर चाहिए तो पेपर में एज इट इज रिप्रेजेंट करना है। और अगर इसमें और अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कटायन, क्योंकि प्लस का बनना मतलब कटायन का बनना। इसको लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अनायन, फॉर्मेशन ऑफ अनायन। ठीक है, एक और स्टेप ऐड करना चाहते हो तो यहां पर लिख सकते हो Na+ कंबाइन करेगा Cl- के साथ और बन जाएगा NaCl सॉलिड। तो ये भी स्टेप अगर चाहो तो लिख सकते हो, बट कंपलसरी कोई ऐसा नंबर कटेंगे नहीं इससे तुम्हारे। ओके सर। और बोलो अंबर। बस सर। चलो, हाँ जी प्रभु तुम बोलो डाउट। हाँ जी प्रभु बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही प्रभु तुम्हारी। हाँ जी सान्या जिंदल तुम बोलो डाउट। सर मैंने पूछना था कि वो जो आपने बताया ना था मेटल और पानी की रिएक्शन में H2 गैस बनती है, वो कैसे बनती है, वो समझ नहीं आया। बेसिकली क्या होता है, जब मेटल पानी के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों ही केसेस में हमें देता है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कैसे मिलती है? अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के अंदर भी मेरे पास दो तरह के आयन्स होते हैं, एक H+ और एक OH-। और एसिड की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास H+ आयन होता है, हम बोलते ही उसको एसिड है जिसमें H+ आयन मौजूद हो। अब बेसिकली ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, ये H+ की वजह से निकलती है। ये जो H+ होता है वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? H+ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। यानी H+ आयन चाहे वो पानी के हो चाहे वो एसिड के हो, वो रिड्यूस होकर यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की,
अगर वो पानी से रिएक्ट करेगा या वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो सेम चीज यहाँ भी होनी चाहिए। तो H+ यहाँ भी है और एसिड में भी H+ है, जिसको हमने कन्वर्ट करके बनाना है हाइड्रोजन गैस, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब पिछली बार मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिनका काम ही इलेक्ट्रॉन देना है, जिन्होंने H+ को इलेक्ट्रॉन दिए और H+ को कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन गैस में। बट नॉन मेटल की फितरत इलेक्ट्रॉन देने की नहीं, उल्टा इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन H+ को चाहिए हाइड्रोजन गैस में बदलने के लिए, वो नॉन मेटल नहीं दे पाएगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना कि इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स ना तो पानी से रिएक्ट करेंगे ना एसिड से रिएक्ट करेंगे। ठीक है सर। और बोलो। सर मैंने पूछना था कि अगर सर देखो मेटल और हाइड्रोजन उसके वाटर की रिएक्शन पे H2 गैस बन ही रही है, पर जो मेटल है जो वो पानी में डालने में रिएक्शन तो होगी, पर अगर ऐसे हो सकता है कि जो H+ और OH- में वो टूटेगा हाइड्रोजन, तो H+ के कितने सारे आयन्स है तो वो ही नहीं जुड़ के हाइड्रोजन क्यों गैस दे टूटेगा? देंगे। हाइड्रोजन क्यों टूटेगा? हाइड्रोजन तो H2 है, वो क्यों टूटेगा? वो टूटता थोड़ी है। सर नहीं, H2O H2O H+ और टूटता ही बहुत कम है, बहुत ही कम H+ आयन देता है, वो सर फिर पूरी तरह से रिएक्शन टूटता कैसे, है। फिर रिएक्शन कैसे हो सकती है उसकी मेटल से अगर वो तो टूटते कम आयन्स है ना, मैंने ये नहीं कहा वो टूटता ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो कम टूटता है। ना पढ़ना और कम पढ़ने में फर्क होता है ना। सर। हाँ, तो वो कम टूटता है। तो कुछ H+ आयन तो होंगे मेरे पास जो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर मैं कह रही हूँ कि अगर सपोज तीन है टोटल, तो फिर वो तीन तो H+ और OH- में टूटेंगे, तो फिर वो जो H+ होंगे वो तीन जुड़ के या दो जुड़ के नहीं H2 गैस बना लेंगे। ऐसे कैसे बना लेंगे? H+ कैसे बना लेगा H2 गैस? H+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। H+ का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन है, एक था वो भी छोड़ दिया। हाँ सर वही। हाँ, तो फिर 0 हुए ना, एक कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? सेम चीज कैसे हुई? सर हाँ। तो H+ का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दूसरे H+ के पास भी 0 इलेक्ट्रॉन है। कभी किसी भिखारी को दूसरे भिखारी के साथ कंबाइन होते देखा है? दोनों ही नहीं। भिखारी हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनको किससे कंबाइन होना है? किसी अमीर बंदे से जो उनको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो मेटल देगा ना उन्हें इलेक्ट्रॉन, और H+ को बदल देगा हाइड्रोजन में, जहां पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों हाइड्रोजन के पास। तो वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हाइड्रोजन गैस बदलने के लिए, वो मेटल देगा। ओके सर। हाँ जी लवन्या बोलो। सर एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता कैसे है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। और आज तुम्हारा टेस्ट भी है ना शायद। यस सर। एनोडाइजिंग के प्रोसेस में कुछ नहीं होता, सिंपल हमें एक कंटेनर लेना है, उसमें मेटल की 2 रॉड्स रखनी है, जिसमें हम जो एनोड वाला पार्ट है उसे एल्यूमिनियम का बनाते हैं, और यहाँ पर रखते हैं डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन। जब इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो एनोड है जहां पर एल्यूमिनियम रखा है, एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है, इस एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है, और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनता है Al2O3। तो ये लेयर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट, एल्यूमिनियम बार बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर बनती जाएगी वहां पर। ओके सर। हाँ जी कृष्ण वर्मा बोलो डाउट। सर ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ आया, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या नहीं समझ आया? सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होती है जब हमारे पास फ्री आयंस प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होती है जब हमारे पास फ्री आयंस हो, जो कि मूव कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो। अब अगर NaCl की बात करूं, अब इसमें आयंस तो हैं बट सॉलिड स्टेट में तो नहीं है, बिकॉज सॉलिड स्टेट में तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। सॉलिड स्टेट में तो प्लस और माइनस फ्री नहीं है, आपस में अट्रैक्टेड है, और सॉलिड फॉर्म में हमारे पास फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है। अब यदि मैं इसको मेल्ट कर दूं, मेल्ट करने से क्या होगा, ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, इनकी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और ये आपस में टूट जाएगा। या पानी में डाल दूं, पानी में डालने पे भी ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। जब आयंस अलग अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे एक दूसरे से, अट्रैक्शन नहीं होगी अब इनके बीच में, अब फ्री हो चुके हैं, तो फ्री हो चुके हैं तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं या एक्वस स्टेट में कर सकते हैं। तुम नमक को ले लो और नमक सॉलिड फॉर्म में उससे तारे पास कर दो, कभी कुछ नहीं होना,
कभी कोई लाइट नहीं चलनी है। बट उसी नमक को पानी में डाल दो और फिर उसमें से पास करो इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब चलेगा। यानी नमक पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट सॉलिड फॉर्म में नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास फ्री आयंस ही नहीं है सॉलिड स्टेट में। ठीक है सर। हाँ जी तनीषा। तो मैंने भी यही समझना था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल रूल होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उसमें फ्री आयंस होने चाहिए। जब तक NaCl सॉलिड है, प्लस और माइनस अट्रैक्टेड है, तब तक फ्री आयंस नहीं मिलने हैं तुम्हें। हाँ जी अंश चोपड़ा। सर एक बारी मेटल और एसिड की रिएक्शन करके मतलब समझा दो। कितने बजे आया था तू क्लास में अभी? सर 10 पे। क्यों? सर वो पहले मैं ना दूसरा जो है ना 9988। हाँ तेरे को लल्लू को अभी तक पता ही नहीं है ना कि कौन सी आईडी पे क्लास सकती है। सोडियम और HCl, तो हमें कुछ नहीं करना होता। मेटल एसिड की रिएक्शन में हमने सोडियम का चार्ज लेना है और इसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका चार्ज देखना है, क्योंकि सोडियम पे +1 का चार्ज है, Cl पे -1 का, तो यहाँ पर बनेगा NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब मान लो सोडियम की रिएक्शन मैंने H2SO4 से करवा दी, तो अब मुझे पता है कि सोडियम पे तो +1 का चार्ज है जबकि सल्फेट पे -2 का चार्ज है, तो यहाँ पर बन जाएगा Na2SO4 + H2। लो होगी रिएक्शन। ठीक है सर। हाँ जी अगम। सर एक बार सर ऑक्सी एसिड और सर हाइड्रो एसिड में सर डिफरेंस बता दो सर। वो कोर्स में नहीं है बट करना है तो कर लो। ऑक्सी एसिड सिंपल ऐसा याद रखो कि जो एसिड में ऑक्सीजन है वो ऑक्सी एसिड है, जैसे कि H2SO4 में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सी एसिड है। और हाइड्रा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बट फिर भी एसिड है, यानी कि HCl। द और एसिड सर विच एक बार सर कंटेन्स सर Al2O3 की सर आयनिक बॉन्ड भी बता दो सर कैसे बनेगा। Al2O3 में आयोनिक बॉन्ड पहला स्टेप एल्यूमिनियम जो है एटॉमिक नंबर 13 2,8,3 ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक सेकेंड रुक जाओ। ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बदलेगा Al+3 में और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6, अब ये 2,8 हो चुका है। अब ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और बना देगा O-2, तो ये बन गया O-2। कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है 2,8। अब एल्यूमिनियम मेरे पास 2 हैं, 2 एल्यूमिनियम जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन मेरे पास 3 हैं, और हर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। हर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये एक इसे और एक इसे, एक अगले वाले को और एक ये देगा अगले वाले को, और ये इसको देगा और ये इसको देगा। तो हर एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जितने चाहिए थे। अब एल्यूमिनियम 2 हैं और चार्ज आ गया है +3, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3 और कितने एल्यूमिनियम है? 2। ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा -2 और हर ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 और 3 ऑक्सीजन है ऐसे, तो बन जाएगा Al2O3। ओके। हाँ जी अंबर बोलो। सर जो Al प्लस HNO3 की रिएक्शन है उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं बट वो सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जब एल्यूमिनियम को HNO3 में डिप करते हैं तो HNO3 एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर कर बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक बार एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई तो फिर उसको फर्दर रिएक्ट करेगा नहीं, वो पैसिव हो जाएगा, फर्दर नहीं रिएक्ट कर सकता। तो सर जो लेयर बनी है इस रिएक्शन की वजह से बनी है, जो इस प्रोडक्ट रिएक्शन की वजह से बनी है, जब HNO3 ने एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज किया उसकी वजह से बनी है। तो जो लेयर है वो प्रोडक्ट में बनेगी यानी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी प्रभु बोलो। सर फॉर्मेशन ऑफ वाटर समझा दो एक बार। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मींस व्हाट? सर जो H2O मतलब कैसे वो बनती है H2O
वाटर H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कंबाइन करने से बन जाता है। ये लो बन गया H2O। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो H2O बन गया। स्ट्रक्चर कह रहा है, क्या कह रहा है? डॉट स्ट्रक्चर कह रहा है। डॉट स्ट्रक्चर गैस H2O का? नहीं सर कुछ नहीं। अरे तू समझा ही नहीं पा रहा मुझे, क्या समझना चाहता है? सर 1 मिनट रुक। सर हाँ जी बोलो। सर मेरे नाम से 2 बच्चे हैं। तू हाथ खड़ा कर अपना। रेड वाला है। नहीं पर्पल वाला है। हाँ जी बोलो, किसी ने और कुछ समझना है तो बोलो। नो सर। नो सर। तो हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस सर। यस सर। तो अब फिर टेस्टिंग होगी, एकेडमी खुलने है कल, तो फिर मैं टाइमिंग्स दे दूंगा और मैं बता दूंगा किस किस की टेस्टिंग होनी है। ठीक है जी? यस सर। हाँ जी बोलो अंबर। टाइमिंग्स ऑनलाइन क्लास वाली रख लो। ऑनलाइन क्लास वाली ऑफलाइन कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता अंबर, कई बच्चे नहीं भी आएंगे, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता हूँ ना। और आज का होमवर्क तुमने DPP 1 करनी है, अभी शुरू करनी है DPP 1 अभी। कल ऑनलाइन क्लास में इसके डाउट्स होंगे DPP 1 के, और ऑफलाइन क्लास में कल मैं जिन बच्चों के नाम बोलूंगा वो मेरे को टेस्ट देंगे। मैं तीनों चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर का टेस्ट ले सकता हूँ, ये याद रखना मेरी बात, तीनों में से किसी भी चैप्टर का। ठीक है? ओके सर। यस। चलो तो जल्दी से DPP 1 को स्टार्ट करो और खत्म करो फटाफट से। ओके बाय सर। ओके ओके बाय सर। बाय जी।